हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 का पार्ट 3, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। आप तो समझ ही गए होंगे कि आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना है किसको, वर्स्ट केस को और बेस्ट केस को। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। वर्स्ट केस क्या होता है आपका, कि इसमें आप लिखेंगे कि द एल्गोरिथम इज द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंट ऑफ साइज एन। मतलब कि आप जब इसका प्रोग्राम लिखते हो ना, तो वर्स्ट केस में क्या होता है कि जो आप इनपुट कराते हो वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेप में मिलती है। मतलब लूप को बहुत ज़्यादा बार रन करना पड़ता है, देन आपको उसकी उस प्रोग्राम की रिज़ल्ट की वैल्यू मिलती है। तो ये किस में होता है, वर्स्ट केस में होता है। और बेस्ट केस में क्या होता है आपका, द एल्गोरिथम is the function defined by the minimum number of steps taken or any instant of size n। मतलब कि आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखा है और उसमें n टाइप्स की एक लिस्ट बनाई है, और उसमें आपने उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको रिजल्ट के तौर पे मिनिमम स्टेप्स आपके लगेंगे उस प्रोग्राम में। तो जो बेस्ट केस होता है आपका, उसमें आपको क्या होता है कि मिनिमम स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं, देन आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है। जैसे एग्जांपल लेकर के आपको बताएं तो मान लीजिए कि आपने क्लास 11th में एक लीनियर लिस्ट की एक प्रोग्राम पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग इनपुट के तौर पर एक लिस्ट देते हैं। मान लीजिए उस लिस्ट में आपने दिया नंबर 1 2 3 4। मान लीजिए आपने इस लिस्ट में 4 नंबर्स डाले हैं। तो क्या होगा कि आप जब एग्जीक्यूट कराएंगे 1 को, तो इसमें बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये 1 जो है वो 0 पोजीशन में है। तो मतलब आपको इसमें लूप ज़्यादा बार नहीं चला, आपका मिनिमम ही स्टेप्स आपके लगे। तो वो क्या आ जाएगा कि ये आपका बेस्ट केस कहलाएगा। देन अगर आपने मान लीजिए इनपुट कराई वैल्यू 4 को, कि 4 किस इंडेक्स में है, तो वो आपको पहले चेक करेगा 0 पोजीशन में, तो उसको नहीं मिलेगा। देन वो फर्स्ट में जाएगा, नहीं मिलेगा। देन वो 2 में जाएगा, नहीं मिलेगा। देन थर्ड में जब जाएगा तब आपको उसमें मिलेगा कि हाँ 4 डिजिट है, लेकिन आपको कितनी 2 स्टेप की 3 स्टेप बाद आपको मिल रहा है रिजल्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, इसलिए ये किस में जाएगा, आपका वर्स्ट केस में जाएगा। तो ये कुछ होते हैं स्टेप्स जो प्रोग्राम में आपको फाइंड करने होते हैं। तो उसी से हमको आप लोगों को पता चलता है कि कौन सा वर्स्ट केस है, कौन सा बेस्ट केस है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन। आप इसे ज़्यादा नहीं, 2 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आप इसमें एक डिफिनीशन लिख दीजिए इसमें, और एक एग्जाम्पल दोनों में डाल दीजिए, तो बस आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है कि 2 मेन मेजर फॉर द इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम्स आर। मतलब कि आपकी जब आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कौन से 2 मेन इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम लगती है। इफ़िशेंसी कौन सी है एल्गोरिदम में जो आपकी मीज़र करने में आती है। तो आप लोग क्या मीज़र करते हो, प्रोसेस एंड मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी। देन थर्ड में क्या बोला है, टाइम एंड स्पेस, कि आप लोग मीज़र करते हो डेटा एंड स्पेस। तो आपने पढ़ा है कि आप लोग किसी भी एल्गोरिदम की क्या मीज़र करते हो, उसका टाइम मीज़र करते हो और स्पेस मीज़र करते हो, कि उस मेमोरी में आपकी प्रोग्राम का कितना स्पेस ले रहा है और कितने टाइम में वो रन हो रही है आपकी आपका प्रोग्राम। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। याद रखिएगा, टाइम और स्पेस आपका इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम होता है जो कि मीज़र करता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड
फ्रेगमेंट, मतलब आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और इस प्रोग्राम में आपको बताना है कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले प्रोग्राम समझिए कि प्रोग्राम में क्या दे रखा है। फॉर आई इन रेंज n देन a इक्वल्स टू आई प्लस ब्रैकेट में i+1, देन प्रिंट कर दिया है a को जिसमें आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू को स्टोर किया गया है। देन सेकेंड लूप लगाया फॉर j इन रेंज m, देन b इक्वल्स टू i इंटू 1+i, देन b में आपकी वैल्यू i होगी पूरी, देन इसको प्रिंट कर दिया है इसने। तो इसमें आप वर्स्ट केस कैसे निकालेंगे पता है। आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुछ जब आप ये कोड रन कराएंगे पाइथन में तो ऑब्वियसली कोई ना कुछ तो टाइम लेगा। तो वो टाइम हमें नहीं पता कि वो कितना टाइम ले रहा है, नैनोमीटर में ले रहा है, माइक्रो में ले रहा है, किस में ले रहा है, हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट टर्म मान लेंगे कि इतना टाइम लग रहा है। तो हमने मान लिया कि c टाइम लग रहा है। तो ये जो स्टेप है ना आपका, इस स्टेप में मान लिया कि हमारा c1 ले रहा है, टाइम ले रहा है। देन हम लोग जब आपकी वैल्यू प्रिंट होगी तो इसमें हमने कांस्टेंट ले लिया कि c2 हुआ आपका। देन सेकेंड वाले लूप में भी इसी तरह करेंगे। इस वाले में हमने माना कि c3 लगा और इसमें माना हमने कि c4 लगा। तो आप वर्स्ट केस निकालेंगे टोटल, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ टोटल वर्स्ट केस निकालेंगे तो आप इसे पूरा ऐड कर देंगे। तो ये कांस्टेंट लिखते समय ना आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका लूप कहाँ तक चल रहा है। तो आपका जो पहला लूप है वो आपका n टाइम्स तक चल रहा है, देखिए। तो आप क्या करेंगे, जितने टाइम्स तक आपका लूप चलेगा उतने टाइम से आप उस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि ये आपका n टाइम्स चला है तो हम पहले n लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई कराएंगे कितने कांस्टेंट टाइम तक चला है वो लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट c1 लगा, देन फर्स्ट लूप में आपका c2 लगा, तो यहाँ ब्रैकेट में c2 लिख देंगे, देन ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन सेकेंड लूप में आप देखिए कि आपका सेकेंड लूप कहाँ तक चल रहा है। सेकेंड लूप आप देख रहे होंगे कि लूप m तक चल रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि आपको टोटल निकालना है तो सम ही करेंगे। तो प्लस लगाएंगे, देन आप इसमें m लिखेंगे क्योंकि आपका लूप कहाँ तक चल रहा है, m लूप तक चल रहा है। तो आप m लगाएंगे, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें देखेंगे कितना कांस्टेंट टाइम लग रहा है आपका। तो इसमें c3 लग रहा था तो c3 लिखेंगे, देन प्लस करके c4 लिखेंगे यहाँ पास आप, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपका जो टोटल टाइम निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, इक्वल्स टू में इसे आप मान लीजिए कि ये पूरा c1 है तो आपका आ जाएगा n कैपिटल C1 मान लीजिए आप इसे, और देन प्लस इस पूरे को आप कैपिटल C2 मान लीजिए, तो m इंटू कैपिटल C2। तो ये आपका पूरा आ जाएगा। लेकिन आप इसे बीगो नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट हटा करके आप ओ लगा देंगे। तो ओ ब्रैकेट में n प्लस m, क्योंकि आपका यही लूप यहाँ तक चला था। तो इस तरह से निकालेंगे। अब हम आपको आंसर भी दिखा देते हैं कि बीगो नोटेशन में आप सेम इसी तरह लिखेंगे। हमने जो कि लिखा है ये देखिए, ओ ब्रैकेट में n प्लस m। तो इस तरह हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, अगर आप चाहें तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैलकुलेट दी रन टाइम इफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और इसमें आपको फाइंड करना है कि रन टाइम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम में कि प्रोग्राम क्या है। इसमें आपको सबसे पहले एक आई वेरिएबल लिया है, देन उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी है 1 और
वाइल लूप लगाया और कंडीशन लगाया आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। देन जे में एक जे लिया है वेरिएबल जिसमें स्टोर कराई है वैल्यू 1। देन इसमें लूप लगाया जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन। देन थर्ड में भी इसी तरह किया है कि के इक्वल्स टू 1 लिया है वेरिएबल में स्टोर कराया है। देन वाइल में कंडीशन लगाया के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। देन प्रिंट करा दिया है आई जे के। देन आप उसके बाद फिर तीनों को इंक्रीमेंट कर दिया है 1 1। तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे रन टाइम इफ़िशियंसी कि हमने क्या बोला कि अगर आपको नहीं पता कि वो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि कितना टाइम लेगा रन करने में, तो आप उसे एक कांस्टेंट टर्म मान लीजिए। तो आप उसे कांस्टेंट टर्म मानेंगे, मान लीजिए कि आपने n माना कि कितना लग रहा है, तो इस वाले में आपका कितना लग रहा है, इसमें आपका n लग रहा है क्योंकि वो n तक का कंडीशन चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका रन टाइम जो होगा वो n लगेगा। और इसमें भी आपका n लग रहा है और थर्ड लूप है, इसमें भी आपका n तक ही चल रहा है। तो आप और ये भी ध्यान रखिए कि ये लूप आपके एक के नीचे एक नहीं है, ये लूप कैसे हैं आपके नेस्टेड लूप हैं। तो इसमें आप रन टाइम इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रन टाइम इफ़िशियंसी होगा वो कैसे निकलेगा, n इंटू n। हमने 3 बार n क्यों इंटू किया, क्योंकि आपका कंडीशन 3 बार नेस्टेड लूप में लगी है और तीनों बार n टाइम्स आपकी कंडीशन चल रही है, लूप आपका चल रहा है, इसलिए हमने n को 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो आपका जो रन टाइम इफ़िशियंसी आएगी वो आएगी n क्यूब आएगी आपकी रन टाइम इफ़िशियंसी। तो हम आपको आंसर दिखा देते हैं इसका। तो ये देखिए देयर आर 3 नेस्टेड लूप, इस प्रोग्राम में आपके 3 नेस्टेड लूप थे, इसलिए जो आपकी रन टाइम इफ़िशियंसी आएगी वो कितनी आएगी आपकी n क्यूब आएगी। ये देखिए हमने आंसर भी आपको समझा भी दिया था उधर और इधर आंसर भी लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि बीगो नोटेशन क्या होता है। हमने पहले भी आपको बता दिया था एक्सप्लेनेशन में कि बीगो नोटेशन क्या होता है, और यहाँ पास आपको डिफिनीशन के तौर पे भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये हमने छोटी सी डिफिनीशन लिखी है, आप इसे एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। बीगो नोटेशन इज़ अ पर्टिकुलर टूल फॉर असेसिंग एल्गोरिदम इफ़िशियंसी। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक आपको पर्टिकुलर एल्गोरिदम दी रहेगी और उस एल्गोरिदम की आपको इफ़िशियंसी फाइंड करनी रहेगी, मतलब कि उसका रन टाइम बताना रहेगा, आपको निकालना रहेगा। इट डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। और हमने जैसा कि अभी बताया आपको कि उस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस वो बताएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कि कितना वो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है और कितना प्रोग्राम आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये किससे पता चलेगा, जब आप बीगो नोटेशन निकालेंगे, मतलब कि उसकी रन टाइम इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो हमने आपको समझाया है कि आप किसी भी प्रोग्राम की रन टाइम इफ़िशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, और अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन भी उसके करवाए। तो आप बीगो नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ n की पावर 2 स्क्वायर, और ये n की पावर 2 स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ सिर्फ n होगा, जो कि आप लोग बीगो नोटेशन में लिखते हैं। किसी भी रन टाइम को जब फाइंड करते हैं प्रोग्राम का, तो बीगो नोटेशन में इसी तरह आप रिप्रेजेंट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आर कंसीडर्ड। मतलब कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि ये 3 तरह की होती हैं। देयर आर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। कौन कौन सी, बेस्ट केस होती है, वर्स्ट केस होती है, एवरेज केस होती है। हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि डिफरेंस बिटवीन वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, तो आप ये तो जान ही गए होंगे। देन थर्ड हमारा क्या होता है, एवरेज केस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम्स में आपको पूछ सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।